हम स्टार्ट करते हुए हमारा टॉपिक बिना किसी देरी के डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर पाचन तंत्र की बात आज हम करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और हर एक एग्जाम में यहाँ से सवाल देखने को मिलता है। ये चैप्टर देखो लगता होगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, किस तरीके से हम एंजाइम का नाम याद रखेंगे, किस तरीके से हम हर एक ग्लैंड यानी ग्रंथि का नाम याद रखेंगे, इस तरीके से। तो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में यदि हम बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो चैप्टर है जिसका नाम डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी कि पाचन तंत्र है, इसका मीन्स क्या है। सबसे पहले देखो पढ़ने का तरीका यही होता है कि अगर हम 0 से लेवल तक लेके जाते हैं उस चीज को तो कोई भी डाउट नहीं होता। तो यहाँ देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र का मतलब क्या है, इसका क्या मीनिंग होता है। तो चलो डाइजेस्टिव सिस्टम का मीन्स क्या है। सबसे पहले तो देखो इस सिस्टम का मतलब क्या होता है, इसे हम हिंदी में क्या कह रहे हैं, तंत्र कह रहे हैं। हिंदी में हम क्या कह रहे हैं, तंत्र। और इस तंत्र का मतलब क्या है, डिस्ट्रॉयर ऑफ मैथ्स, राम राम। बिल्कुल, इस तंत्र का मतलब क्या है कि हमने कुछ बात की होगी या फिर आप लोगों को पता भी होगा कि देखो हमारी बॉडी बनने में कुछ इस तरीके से क्रम चलता है कि हमारी जो सेल्स है, सेल्स यानी कि हम किसे कहेंगे, कोशिकाएं, कोशिकाएं, ठीक है। अब आप ये मत बोलना कि मैडम कोशिकाओं की बात कहां से आ गई। यदि हम सिस्टम पढ़ेंगे तो सिस्टम के साथ हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, कोशिकाएं पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। सेल्स के बाद में देखो मैं एक बार क्रम लिख रही हूं, यहां पे मैं लिखूंगी टिश्यू, और टिश्यू का मीन्स क्या होता है, उत्तक। टिश्यू का मीन्स क्या होता है, उत्तक। और टिश्यू के बाद में हम क्या लिखेंगे, ऑर्गन, और ऑर्गन का मीन्स हम यहाँ क्या लिख देंगे, अंग। और अंग के बाद में हम यहाँ क्या लिखते हैं, सिस्टम। और सिस्टम को हम क्या कह देते हैं, तंत्र। और हमें यही सिस्टम समझना है, चाहे वो डाइजेस्टिव ही हो, लेकिन हमें समझना क्या है, एक सिस्टम समझना है। इस क्रम का मतलब देखना सबसे पहले तो कि ये क्रम क्या कह रहा है। देखो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, कोशिका, ठीक है। कोशिकाएं क्या करती है कि देखो एक कोशिका किसी काम को कंप्लीट नहीं कर सकती, ठीक है। तो कोशिका क्या करती है कि एक समूह बनाती है, ग्रुप बनाती है, और ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो किसी काम को कर सके, उसे हम क्या कह देते हैं, टिश्यू। क्या कहेंगे, टिश्यू यानी कि उत्तक, ठीक है। अब टिश्यू क्या करते हैं कि बहुत सारे जो टिश्यू हैं वो एक साथ ग्रुप बनाते हैं, यानी एक ग्रुप ऑफ टिश्यू। टिश्यू का जो एक ग्रुप है उसे हम क्या कह देते हैं, ऑर्गन, अंग। यानी अंग को बनाने के लिए जो टिश्यू है, उत्तक है, वो एक साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो सिस्टम, तंत्र क्या होता है कि ये सारे ऑर्गन्स जब एक साथ काम करने लग जाते हैं, सारे के सारे अंग जब एक साथ काम करने लग जाते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं, सिस्टम। और सारे सिस्टम मिलकर हमारी क्या बनाते हैं, एक जटिल बॉडी बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बॉडी का निर्माण करते हैं। तो यहां से इस सिस्टम वर्ड का मतलब हमें समझ में आ गया कि एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, अंगों का ऐसा समूह है जो किसी काम को कंप्लीट कर सके, उसे हम सिस्टम या फिर क्या कह देते हैं, तंत्र कह देते हैं। अब देखो डाइजेस्टिव का मीन्स क्या है, यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, पाचन, यानी कि डाइजेशन की। किसकी बात करेंगे, डाइजेशन की, पाचन की। यानी कि अंगों का वो समूह है जो पाचन की क्रिया करता हो, वो सारा सिस्टम क्या हो गया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस तरीके से आपको पहले वर्डिंग को पकड़ना है, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ताकि चीजें हमारी क्या हो सके, क्लियर हो सके। समझ में आ रहा हो तो मुझे रिप्लाई देते जाओ, रेस्पॉन्स देते जाओ। डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स, सिस्टम का मीन्स क्या हो गया, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, अंगों का ऐसा समूह है जो किसी काम को कर रहा हो, काम कोई भी हो, चाहे श्वसन हो, चाहे डाइजेशन हो, चाहे एक्सक्रेशन हो, ठीक है। यानी श्वसन हो, उत्सर्जन हो, पाचन हो, कोई भी काम हो, लेकिन अंगों का एक समूह है जो किसी भी काम को कर रहा हो, उसे हम क्या कह रहे हैं, सिस्टम, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का मीन्स क्या है कि अंगों का ऐसा समूह है जो डाइजेशन यानी कौन सी क्रिया कर रहा हो, पाचन कर रहा हो, उसे हम क्या कह देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम।
तो यहाँ से एक चीज हमको समझ में आ गई कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है, हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो आगे इसके बाद में ये हमारी डेफिनेशन, और इस चीज को याद रखना कि कोशिकाएं मिलके टिश्यू उत्तक बनाती है, उत्तक मिलके ऑर्गन अंश बना देते हैं, और ऑर्गन मिलकर हमारे क्या बना देते हैं, सिस्टम बना देते हैं, तंत्र बना देते हैं। अब देखो यहां से मेन बेसिक बात होती क्या है, आप सबने कभी सोचा होगा कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, वो कितने पदार्थों का डाइजेशन करता होगा। अब आप बोलोगे कि मैडम हम तो खाने में बहुत सी चीजें खाते हैं, ठीक है, अब बहुत सी चीजें तो आप खा रहे हो, लेकिन उनमें से कौन कौन से कंपोनेंट उपस्थित हैं जिनका पाचन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। तो आप सबने नाम सुना होगा, जैसे मैं सबसे पहले आप सबके सामने नाम लिखूं, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, हिंदी में भी हम इसको क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर है, कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहा जाता है, शुगर, यानी शुगर को हम क्या कहेंगे, शर्करा, शुगर को हम क्या कहेंगे, शर्करा कहेंगे। हाँ किशन जी बिल्कुल सही है। प्रोटीन, दूसरा जो हमारा भोजन का कंटेन होगा वो क्या होगा, प्रोटीन, यानी जब हम दाल खा रहे हैं, ठीक है, दालें खा रहे हैं, जैसे सोयाबीन खा रहे हैं, मशरूम खा रहे हैं, तो उसमें क्या पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, तो दूसरा जो कंपोनेंट होगा ये हमारा क्या होगा, प्रोटीन होगा। और तीसरा जो कंटेंट है भोजन का वो क्या होगा, लिपिड्स, लिपिड्स, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, फैट, या फिर आप क्या कह सकते हैं, वसा। यानी आप कोई भी भोजन खाओ उसमें ये तीन कंपोनेंट जरूर प्रेजेंट होते हैं। एक तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, एक क्या होता है, प्रोटीन, एक क्या होता है, लिपिड, फैट या वसा। अब देखो आपके दिमाग में एक सवाल बन रहा होगा, सवाल क्या बन रहा होगा कि मैडम आपने यहाँ पे विटामिन और मिनरल की तो बात ही नहीं की, यानी विटामिन और खनिज लवण की तो बात ही नहीं की। तो समझो इस बात को कि हमारी जितनी भी विटामिन्स है, विटामिन्स सबने सुना है ना, विटामिन्स है, और मिनरल्स को हम क्या कह सकते हैं, खनिज लवण, मिनरल्स को हम क्या कह सकते हैं, खनिज लवण। बेसिकली आपने देखा होगा कि ये सारी की सारी चीजें प्रेजेंट होती है भोजन में, लेकिन एक चीज याद रखना कि जो मेजर का मीन समझते होंगे, उच्च मात्रा में भोजन में पाए जाने वाले पदार्थ ये तीन होते हैं उच्च मात्रा में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या फिर फैट। इसके बाद में जो ट्रेंस का मीन्स क्या होता है, बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होती है विटामिन्स और खनिज लवण। और ये विटामिन्स और खनिज लवण अलग से नहीं पाए जाते, ये इन्हीं में से किसी ना किसी फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे आप चावल खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, चावल में क्या है, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, और उसी चावल में क्या है, विटामिन B1। सुना होगा सबने राइस में कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन B1 पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये विटामिन और मिनरल्स है, ये इन्हीं में से किसी ना किसी फॉर्म में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो एक चीज क्लियर कर लेना कि हमारा जो फूड है उसमें मेजर कंपोनेंट कौन कौन से पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, लिपिड या फिर फैट पाए जाते हैं। अशोक बिश्नोई जी बिल्कुल बताएंगे, अब एक साथ लिख दूंगी मैं सारे सिस्टम से लास्ट में, एक बार आप इसको पढ़ लो। ठीक है, तो ध्यान रखना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या फिर फैट्स। अब देखो मैं आपको एक बात बोलती हूँ यहाँ पे कि हमें इनसे ऊर्जा नहीं मिलती, ना हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड या फैट, विटामिन हो, खनिज लवण हो, हमें इनसे ऊर्जा नहीं मिलती। तो आप क्या कहेंगे कि मैडम कैसी बात कर रहे हो, हम भोजन के रूप में यदि इनको ले रहे हैं तो हमें एनर्जी क्यों नहीं मिल रही, फिर एनर्जी कहां से मिलेगी। बनने वाला क्वेश्चन है, दिमाग में बिल्कुल आएगा, है दिमाग में किसी के आंसर कि मैंने ऐसे क्यों कहा कि ये जितने भी कंपोनेंट मैंने आपके सामने लिखे हैं ये एनर्जी नहीं दे दे। अब सवाल बन रहा है कि यदि हम ये खा रहे हैं तो फिर खा क्यों रहे हैं, कुछ तो होगा। एटीपी ऊर्जा की फॉर्म होती है। मुस्कान जी भाई आंसर दो। जितेंद्र जी बिल्कुल सही आंसर है, डिस्ट्रॉय ऑफ मैथ बिल्कुल सही है। चलो
चलो एक बात आपने सुनी होगी कि जब हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, जब हम प्रोटीन खा रहे हैं, जब हम लिपिड खा रहे हैं, तो ये कैसे कंपोनेंट होते हैं? लार्ज। कैसे होते हैं? लार्ज, यानी कि बड़े कंपोनेंट होते हैं। और ये सारे के सारे जो कंपोनेंट हैं ये पहले स्मॉल यूनिट में टूटते हैं, यानी कि अपनी कोई सिंपल फॉर्म में टूटते हैं, और वो सिंपल फॉर्म हमें क्या देती है? एनर्जी देती है। ठीक है, अब सिंपल फॉर्म क्यों बनानी पड़ती है? क्योंकि जो ऊर्जा बन रही है वो कहाँ बन रही है? हमारी कोशिकाओं में। कोशिकाओं के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, सबने सुना होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का शक्ति गृह हम किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया छोटी छोटी सेल्स में प्रेजेंट होता है कोशिकाओं में। ऐसे थोड़ी है कि जैसे लीवर एडजस्ट है हमारी बॉडी में एक तरफ, तो वैसे माइटोकॉन्ड्रिया रखा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस की तरह क्या बना रहा है? ऊर्जा बना रहा है। ऐसी बात नहीं है। हर एक सेल में क्या उपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है। तो एक छोटी सी सेल है, क्या वो इतने बड़े कंपोनेंट से काम कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। इसलिए क्या किया जाता है कि इन लार्ज जो अणु है, बड़े जो अणु है, इनको पहले इनकी सिंपल यूनिट में तोड़ा जाता है, और फिर उनकी जो सिंपल यूनिट है वो हमें क्या देती है? एनर्जी देती है, ऊर्जा देती है। ये बात समझ में आ गई क्या? कि मैंने जो आपको सवाल किया था, लगा होगा मैडम ऐसा क्या सवाल कर रही है, कि बता भी रहे हैं कि हम भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, लिपिड्स ले रहे हैं, विटामिन ले रहे हैं, इसके बाद मिनरल्स ले रहे हैं, खनिज लवण ले रहे हैं, तो फिर ये क्यों पूछा कि एनर्जी नहीं देते? तो सीधी सी बात है कि पहले इनका डाइजेशन शुरू होगा, छोटे छोटे पार्ट्स में इनको तोड़ा जाएगा, और वो पार्ट्स सेल तक पहुंच के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा का निर्माण करेंगे, जब इनके साथ में क्या जुड़ेगी? ऑक्सीजन जुड़ेगी। ठीक है, इसीलिए पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का शक्ति गृह हम किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि इनकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो सकती है। ये ध्यान रखना कि कार्बोहाइड्रेट को शुगर कहा जाता है, शर्करा कहा जाता है, जैसे आप अपना जो राइस है, गेहूं है, ठीक है, इन सब में क्या उपस्थित होता है? हमारा कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। तो अब इनकी सिंपल यूनिट क्या है उसकी बात हम करते हैं कि वो सिंपल यूनिट क्या हो सकती है। ध्यान से देखते जाना, क्योंकि अगर आज की क्लास आपको समझ में आ गई तो नेक्स्ट जब ये चैप्टर आगे बढ़ेगा तो धीरे धीरे हर एक चीज क्लियर हो जाएगी, और आंसर भी देते जाना बस। ठीक है, अब देखो कुछ एक बच्चे आंसर देने लग गए हैं। सबसे पहले देखो हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की। हम किसकी बात करेंगे? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया, शुगर या फिर शर्करा। अब देखो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये किस रूप में पाया जाता है? सवाल बहुत बार बना हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट किस शर्करा के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है? ग्लूकोज। बहुत से ने आंसर भी दिया है और वो बिल्कुल सही दिया है, ग्लूकोज के रूप में। आप सबने सुना होगा ग्लूकोज के बारे में। यदि हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो वो क्या होता है? C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। और ग्लूकोज एक प्रकार की क्या है? शर्करा है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस शर्करा के रूप में पाया जाता है? ग्लूकोज के रूप में। एक नाम आपने ये भी सुना होगा, ग्लाइकोजेन। सबने सुना है ना, ग्लाइकोजेन नाम। एक तो क्या होता है? ग्लूकोज, और एक क्या होता है? ग्लाइकोजेन। ठीक है, अब ये क्या चीज आ गई कि ग्लाइकोजेन क्या है? मुझे ये बताओ सबसे पहले, तो जल्दी से आंसर देंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो कहाँ होता है? हमारी बॉडी में फूड स्टोर कहाँ होता है? भोजन का संग्रहण कहाँ होता है? जितेंद्र कुमार जी, फ्रक्टोज, ये फल शर्करा है, उसकी बात हम बाद में करेंगे जब शुगर पढ़ेंगे वहां पे। डिस्ट्रॉय ऑफ मैथ, लीवर। हाँ जी किशन जी, लीवर, बड़ी आंत, किशन सिंह जी, बड़ी आंत में होता है स्टोर फूड। सीमा जी, लीवर, अच्छा अच्छा। सजना कुमारी, आमाशय जी, नहीं। वैसे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं बहुत से ने। डिस्ट्रॉय ऑफ मैथ आपका सही है बिल्कुल। परवीन सिंह जी, छोटी आंत में, सेल्स में, नहीं नहीं नहीं।
मैम क्वेश्चन बहुत करते हैं आप, आपको एग्जाम में क्वेश्चन ही तो देखने को मिलेंगे और कुछ थोड़ी मिलेगा, तो क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे ना, बस आप तैयार रहा करो। मुस्कान जाट यकृत बिल्कुल सही है। तो चलो आंसर आ ही गया हमारे सामने कि हमारी बॉडी के अंदर जो भोजन है वो कहाँ स्टोर होता है, लीवर में। लीवर यानी कि हम क्या कहेंगे, यकृत। हमारी एक ग्रंथि है लीवर यकृत, इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी इसी चैप्टर के अंदर। ये लीवर क्या करता है, भोजन को स्टोर करता है। स्टोर यानी कि भोजन का क्या करता है, संग्रहण करता है। ठीक है, जिगर, यस सही है भाई। यकृत को हम क्या कह सकते हैं, जिगर भी कह सकते हैं। यकृत का ही नाम क्या होता है, जिगर होता है। अब ये भोजन का स्टोर किस रूप में करता है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी हम ग्लूकोज को स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि ग्लूकोज को स्टोर कैसे करेंगे, ग्लूकोज का तो पाचन करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं, तो वो तो अपना डाइजेशन का काम शुरू कर देंगे। तो फिर होता क्या है, भोजन को हम किस रूप में संग्रहित करते हैं, तो आंसर क्या आता है, आंसर आएगा आपका ग्लाइकोजन। ग्लूकोज के रूप में हम संग्रहित नहीं कर सकते, उस ग्लूकोज को किस में बदला जाता है, पहले ग्लाइकोजन में बदला जाता है, और फिर इस ग्लाइकोजन को लीवर क्या करता है, स्टोर कर लेता है। किसकी मदद से, इंसुलिन की मदद से। ठीक है, ग्लूकोज को किस में बदला जाता है, ग्लाइकोजन में बदला जाता है। क्लियर है इतना, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, शुगर, इसकी अगर आपको स्मॉलेस्ट यूनिट पूछे या फिर सिंपल इकाइयां पूछे तो आप क्या कह देंगे, ग्लूकोज। कि कार्बोहाइड्रेट को पहले किस में तोड़ा जाता है, ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऊर्जा देता है। और अगर हमें ग्लूकोज को स्टोर करना है, संग्रहित करना है हमारी बॉडी में, तो हम किस रूप में संग्रहित कर सकते हैं इसको, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित कर सकते हैं। क्लियर है इतना। हाँ, इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है, बीटा सेल से। ठीक है, उसकी बात हम इसी चैप्टर में करेंगे जब हम अग्नाशय पढ़ेंगे। थोड़ी सी तसल्ली रखो, बस जितना है एक बार उतना क्लियर करते जाओ। ग्लूकोज और ग्लूकोज को किस रूप में स्टोर कर लेते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में। और कहाँ स्टोर हो जाता है, ये लीवर में यानी कि यकृत में। चलो आगे की बात करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट की बात हो गई है। इसके बाद में देखो, ये याद रखना आप हमेशा, इसके बाद में हमने क्या लिखा था दूसरे नंबर पे, प्रोटीन। दूसरे नंबर पे हमने किसकी बात की थी, प्रोटीन की बात की थी। ठीक है, अब देखो प्रोटीन तो एक जटिल यौगिक है। प्रोटीन क्या है, एक जटिल यौगिक। इस प्रोटीन को भी पहले सरल अणुओं में तोड़ा जाएगा जो हमें क्या दे सके, एनर्जी दे सके। तो होता क्या है, इस प्रोटीन की जो सरल इकाई होती है वो क्या होती है, पेप्टोन्स। पेप्टोन्स, ठीक है, पेप्टोन्स, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स, ठीक है, या तो आप इसको पेप्टाइड्स बोल सकते हैं या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, पेप्टोन्स। ये किसकी सरल इकाई होती है, प्रोटीन की। अब आप क्या कहोगे कि मैडम हमें तो ऑप्शन में कई बार अमाइनो एसिड भी मिलते हैं, अमीनो अम्ल भी मिलते हैं। तो जी बिल्कुल सही है, जहां आपको पेप्टोन्स या पेप्टाइड नहीं मिलेगा वहां पे आपको ऑप्शन में मिल सकता है अमाइनो एसिड्स। और अमाइनो एसिड्स को ही हम क्या बोलते हैं, अमीनो अम्ल। क्या बोलेंगे, अमीनो अम्ल बोलेंगे। तो जैसे यहाँ पे ये दोनों नाम याद रखे हैं, वैसे ही आपको ये दोनों नाम यहाँ पे याद रखने हैं कि प्रोटीन एक जटिल यौगिक है। प्रोटीन एक जटिल यौगिक है और इस प्रोटीन को पहले किसमें तोड़ा जाता है, पेप्टोन्स में, पेप्टाइड्स में। और ये पेप्टोन्स फिर स्मॉलेस्ट इकाई किसमें टूट जाते हैं, अमाइनो एसिड्स में। यानी हमें जो ऊर्जा मिलेगी वो पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स या फिर अमाइनो एसिड वाले भाग से मिलेगी। क्लियर है इतना। प्रोटीन सरल इकाई पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स या फिर आप क्या कह सकते हैं, अमाइनो एसिड। ठीक है, उसके बाद में देखो तीसरे नंबर पे, हम थर्ड नंबर पे बात करते हैं। थर्ड नंबर पे अभी हमने क्या लिखा था, वसा, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हैं, फेट। कि वसा भी एक जटिल, और वसा तो बहुत ही जटिल यौगिक है। आपको पता है कि वसा का तो पाचन ही बहुत देरी से होता है। कहाँ जाके, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में जाके तो शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। और यही कारण है कि हमें सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, सॉरी सबसे तेज एनर्जी। कि फास्ट एनर्जी हमें किससे मिलेगी, तो हम आंसर लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्यों, क्योंकि इसका पाचन मुख कैविटी से, माउथ कैविटी से शुरू हो जाता है और लास्ट में जाके हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। क्लियर है इतना। तो
वसा है। अब इस वसा की सरल इकाइयां क्या क्या हो सकती है, इनकी बात हम करेंगे। तो देखो वसा सबसे पहले किसमें टूटती है, फैटी एसिड्स में, फैटी एसिड्स। और फैटी एसिड्स को हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, वसा अम्ल। क्या बोल देंगे, वसा अम्ल बोल देंगे। और ये फैटी एसिड्स हैं, ये लास्ट में क्या बनाते हैं, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल पहले जो फैट है, वसा है, ये क्या बनाती है, फैटी एसिड में टूट जाती है और उसके बाद में किस में टूट जाती है, ग्लिसरॉल। यानी इसको अपन वशीय अम्ल के नाम से भी जान सकते हैं। हाँ बिल्कुल, फिर से बताएंगे, एक बार इनको आप देख लो कि किस तरीके से इनकी स्मॉलेस्ट यूनिट पाई जाती है। मंड स्टार्च को ही कहते हैं भाई। किशन गर्ग जी, वसा की छोटी छोटी गोलियों को मंड कब से कहने लग गए। हाँ जितेंद्र जी बिल्कुल सही है आपका। एक बार मैं दोबारा बताऊंगी इसको, ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, देखो भाई, हमारे फूड में 3 लार्ज कंपोनेंट होता है सबसे बड़े। सबसे पहले होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, या फिर शुगर। दूसरे क्या होते हैं, प्रोटीन्स। तीसरे क्या होते हैं, फैट या फिर वसा। कार्बोहाइड्रेट की स्मॉलेस्ट यूनिट या फिर अपन सिंपल इकाइयों की बात करें तो वो क्या होती है, ग्लूकोज, ठीक है। और ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को हम लीवर में, यकृत में एक संग्रहित भोजन के रूप में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो प्रोटीन। प्रोटीन क्या होती है कि ये जो प्रोटीन है ये पहले किसमें टूटती है, पेप्टोन्स में, या फिर किसमें टूटती है, पेप्टाइड्स में। और ये पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स क्या बना लेते हैं, अमाइनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल बना देते हैं। डेस्ट्रॉयर ऑफ मैथ्स बिल्कुल बताएंगे जब अपन लिपिड्स की बात करेंगे। हम प्रोटीन भी पढ़ेंगे, लिपिड्स भी पढ़ेंगे, अलग से कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो फैट, वसा। वसा क्या होती है कि वसा को पहले फैटी एसिड्स में तोड़ा जाता है, वशीय अम्ल में तोड़ा जाता है, और उसके बाद में ये जो वशीय अम्ल है उनको किस में तोड़ा जाता है, ग्लिसरॉल में तोड़ा जाता है। तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई। ओके, चलते हैं आगे। आप इनको क्लियर करते जाना, क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगी आपसे सवाल करती जाऊंगी। अब देखो आगे की बात करते हैं अपन कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अब ये कंप्लीट जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये किस तरीके से काम करता है, कौन से ऑर्गन्स इसमें काम में आते हैं, उनकी बात हम करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैंने यहां पे लिख लिया डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हम क्रम से पढ़ेंगे इन चीजों को आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में नहीं आए तो मुझे बताते जाना। अब देखो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको मैं इस तरीके से 2 भागों में डिवाइड करूंगी। कितने भागों में डिवाइड करेंगे, 2 भागों में, ठीक है। अभी जी ट्राई अगेन मैम, हाँ बिल्कुल करेंगे। ये चीजें रेगुलर लास्ट तक जब चैप्टर कंप्लीट होगा वहां तक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा चलती रहेगी। बिल्कुल हिंदी में ही चल रहा है, ये टेक्निकल वर्ड है तो थोड़ा आपको ऐसे लगता होगा। अब देखो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है ये हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 भागों में डिवाइड करते हैं। वो 2 भाग कौन से हैं, सबसे पहला एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, आप सबने नाम सुना होगा एलिमेंट्री कैनाल का। अब ये बोलोगे कि मैडम इसको हिंदी में क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, तो मैं यहाँ हिंदी में आपके सामने लिखूंगी आहार नाल। एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। इसके बाद में दूसरी तरफ हम किसकी बात करेंगे, दूसरी तरफ किसकी बात करेंगे, यहां पे आती है हमारी ग्लैंड्स। और ग्लैंड्स को आप क्या कह सकते हैं, ग्रंथियां। सबने नाम सुना होगा भाई ग्रंथियों का, ग्लैंड्स का। अब देखो ये ग्लैंड्स, ये 2 भाग में मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम को क्यों डिवाइड किया, इसका कारण देखना। डिवाइड क्यों किया इसका कारण आप समझना, क्योंकि मैं आपसे पूछूंगी सवाल कि देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने सबसे पहले किसको लिखा, एलिमेंट्री कैनाल को लिखा। और ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसी पूरी कैनाल का मतलब क्या है कि जितने भी जो डाइजेशन में पार्ट काम करेंगे ना वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड होंगे। किसमें,
एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, यानी जहां से हमारा पाचन तंत्र मुख से शुरू होके एनस तक कंप्लीट होता है, तो वो सारे जो ऑर्गन इन दोनों पार्ट्स के बीच में पाए जाते हैं वो सारे किस में आएंगे? एलिमेंट्री कैनाल में आएंगे। आपको इसकी लंबाई भी पूछी जाती है एलिमेंट्री कैनाल की, सुना होगा। अब ग्लैंड्स क्या आ गई? आप सबने देखा होगा कि भोजन के पाचन के लिए हमें एंजाइम की जरूरत होती है, एंजाइम। और एंजाइम एक प्रकार का क्या होता है? उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक का नाम सुना होगा, कैटेलिस्ट, जिसे हम कहते हैं, क्या कहेंगे? कैटेलिस्ट। हाँ, डिस्ट्रॉयर ऑफ मैस बिल्कुल सही है। ग्लैंड से क्या निकलते हैं? एंजाइम निकलते हैं। यानी भोजन का पाचन तब तक नहीं होता जब तक उस पर क्या काम नहीं करते? एंजाइम। मान लो यकृत काम कर रही है, अग्नाशय काम कर रही है, हमारा आमाशय काम कर रहा है, छोटी आंत काम कर रही है, और यदि एंजाइम ही नहीं बन रहे तो, जैसे मान लो कई बार क्या हो जाता है कि जैसे भूख नहीं लग रही, हो जाता है कई बार कि भूख नहीं लगती हमें। अब इसका रीजन क्या है कि हमारी बॉडी के जो डाइजेस्टिव जो ऑर्गन्स हैं उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट, और वो आता है सबसे ज्यादा किसमें? लीवर में, यकृत में। तो जब डॉक्टर लीवर टॉनिक दे देता है पित्तरस बनने की, तो हमारा डाइजेशन वापस से शुरू हो जाता है। तो ये एंजाइम बनना जरूरी है। और एंजाइम एक प्रकार के क्या होते हैं? उत्प्रेरक होते हैं, एक प्रकार के कैटलिस्ट होते हैं। और एंजाइम ही क्या करेंगे? भोजन का पाचन करवाएंगे। उन एंजाइमों को बनाने वाले जो अंग बनाते हैं उसे अपन क्या कह देते हैं? ग्लैंड्स, यानी कि ग्रंथियां। ठीक है। अब देखो हमारी जो आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल है, इसकी यदि आपसे लंबाई पूछ ली जाए, ये सवाल बहुत बार बन जाता है कि एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो आपको अगर मीटर में पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? 9 मीटर। मीटर में पूछा जाएगा तो आंसर कितना होगा? 9 मीटर। 7 मीटर नहीं भाई, 9 मीटर। सोनू वर्मा बिल्कुल सही है। और अगर आपको फीट में पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे? लगभग 32 से लेके 33 फीट तक आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये लंबाई के दोनों मान आपको याद रखने हैं कि आहार नाल की लंबाई पूछेगा तो हम कितनी कहेंगे? हाँ, राम सिंह जी बिल्कुल सही है। अगर इसकी लंबाई पूछेगा मीटर में तो आप कितनी कहेंगे? 9 मीटर। और यदि फीट में पूछेगा तो आप कितनी कहेंगे? 33 फीट। हाँ, 32 से 33 फीट। कभी आपको ऑप्शन में 32 फीट मिलेगा और कभी आपको ऑप्शन में कितना मिलेगा? 33 फीट मिलेगा। ओके, क्लियर है इतना? अब आगे चलो कि एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आते हैं, कहां से शुरू हो जाती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल। मैं एक एक भाग का नाम लिखूंगी, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इस एलिमेंट्री कैनाल की जो स्टार्टिंग होती है ये होती है हमारे माउथ से। माउथ, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं? मुख। अब देखो, माउथ में जहां जीभ खत्म हो जाती है ना, वहां से शुरू हो जाती है हमारी माउथ कैविटी। अब इस माउथ में कई नाम आपको देखने को मिलेंगे, हो सकता है माउथ की जगह और भी नाम हो। तो वो नाम में देखो, सबसे पहले आपको क्या मिल सकता है? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी। अब देखो ये नाम ही ऐसे है तो आपको याद रखने हैं, बक्कल कैविटी। दूसरा नाम आपको क्या मिल सकता है? माउथ कैविटी, मुख गुहा। माउथ कैविटी, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं? मुख गुहा। तीसरा आपको नाम क्या मिल सकता है? ओरल कैविटी। ये नाम ज्यादा आ रहा है और हम भूल जाते हैं कि ओरल कैविटी यानी यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? मुख गुहा की ही बात की जा रही है। तो हमारी आहार नाल यहाँ से शुरू हो जाती है, हमारे मुख वाले भाग से शुरू हो जाती है। और मुख वाले भाग में हम क्या बोल सकते हैं? बक्कल कैविटी। ठीक है, इस तरीके से अंदर माइंड में रिवाइज किया करो चीजों को। बक्कल कैविटी, फिर या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? माउथ कैविटी, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? ओरल कैविटी। देखो, जिसका नाम हिंदी में आएगा मैं लिखते जाऊंगी, और कुछ एक वर्ड हमारे बायोलॉजिकली टर्म से होते हैं तो उनका हिंदी हम नहीं कर सकते। क्लियर है इतना? मुख, मुख में बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद माउथ कैविटी, मुख गुहा, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं? ओरल कैविटी। अब देखो, मैं इसके साथ ही यहाँ ग्लैंड्स की बात कर लूंगी। क्यों कर लूंगी? ताकि चीजें आपकी क्या हो जाएं? क्लियर हो जाएं। ओके, अब जैसे मान लो आपसे सवाल बन जाए कि जब मुख गुहा में पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है, डाइजेशन की क्रिया शुरू हो जाती है, तो वहां पे क्या कोई एंजाइम बनाता है? क्या कोई एंजाइम बना सकता है? बिल्कुल।
मुख में भी क्या पाई जाती है, ग्रंथियां पाई जाती है। और वो ग्रंथि कौन सी होती है? जितेंद्र जी बिल्कुल सही आंसर है, स्लाइवरी ग्लैंड्स या फिर लार ग्रंथि। यानी यहाँ पे पाए जाने वाली जो ग्रंथियां हैं उसे हम क्या कहते हैं? लार ग्रंथियां। आप सबने सुना होगा लार ग्रंथियों के बारे में, लार ग्रंथियां, या फिर इनको अपन क्या बोल सकते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स। ये मैंने बोल दिया इसको स्लाइवरी ग्लैंड्स। तो देखो एक बार रिवाइज कर लो, एलिमेंट्री कैनाल चीजों, अगर आपको ये जो चार्ट है वो समझ में आ गया ना, तो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में केवल आपको एंजाइम के नाम याद रखने हैं, चैप्टर कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो एलिमेंट्री कैनाल हमारे मुख से शुरू हो जाती है। मुख में अपन क्या कह सकते हैं? बक्कल केविटी बोल सकते हैं, माउथ केविटी बोल सकते हैं, मुख गुहा बोल सकते हैं, और उसको क्या बोल सकते हैं? ओरल केविटी बोल सकते हैं। क्लियर है इतना? और हमारे जो मुख है उसमें पाचन के लिए जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं, उन एंजाइम्स कहाँ से सिक्रेट होते हैं वो एंजाइम? जैसे आपने एंजाइम का नाम सुना होगा, स्लाइवा में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? एक लाइपेज होता है, सॉरी एक आपका माल्टेज एंजाइम होता है जो किस शर्करा को तोड़ता है? माल्टोज को। एक एमाइलेज होता है या टाइलिन होता है जो किसको तोड़ता है? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। तो ऐसे जो एंजाइम है वो किससे सिक्रेट होते हैं? लार ग्रंथि या फिर स्लाइवरी ग्लैंड से। क्या इतना क्लियर है? क्या क्लियर है इतना? आगे चलूं? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। मैं इसको साफ कर रही हूं, ठीक है? जिसने लिखा नहीं हो स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आप लेते हो ले लेना। ये लो, अब हमने यहाँ पे मुख की बात कर ली। अब हम कहाँ चलेंगे? यहां तक की बात हो गई भाई। अब जो भोजन है वो इस भाग में जाएगा। हमारा जो ये भाग है यहां तक क्या जाएगा? भोजन। और इस भाग को हम क्या कह देते हैं? फूड पाइप। किस नाम से जानते हैं? सबने सुना होगा, ये दूसरा भाग है। पहला भाग आप याद रखेंगे, मैंने मिटा दिया है, ठीक है? फूड पाइप। दूसरे भाग को क्या बोलते हैं? फूड पाइप, या फिर फूड पाइप को हम क्या कह सकते हैं? भोजन नली। फूड पाइप को हम क्या कह सकते हैं? भोजन नली। या फिर फूड पाइप को क्या कहा जाता है? ईसोफेगस। ईसोफेगस के नाम से भी जाना जाता है, और ये नाम आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अब कुछ एक ऐसे होंगे कि मैडम ओइसोफेगस भी तो बोलते हैं। हाँ, अगर कोई इसका ओ को ऐड कर लेता है तो ओइसोफेगस बोल सकते हैं, या फिर इसको मोस्टली बोला क्या जाता है? ईसोफेगस। ये किसका दूसरा नाम है? फूड पाइप या फिर भोजन नली। यानी जब भोजन यहां तक आ गया और लार ने उस भोजन का पाचन करना शुरू कर दिया, अब वो भोजन क्या बन गया है? बोलस बन गया है। एक चीज क्लियर कर लो पहले, यहाँ पे इसको छोड़ के, मैं यहां से भी मिटाना पड़ेगा एक बार। एक चीज क्लियर कर लो, मैंने अभी एक वर्ड बोला बोलस, कि ये बोलस क्या है? क्योंकि यहां से तीन नाम आएंगे जो हमें बहुत कंफ्यूज करवाएंगे। बोलस, काइम और काइल। तीन नाम बोल रही हूं, बोलस, काइम और काइल। इसमें से यहां हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे किसको? बोलस को, कि ये बोलस क्या है। जितेंद्र जी बिल्कुल सही आंसर है। बोलस किसे कहेंगे? विष्णु सेन जी बिल्कुल सही है। हेलो मैम, हिंदी लिखो। हितेश मीना जी, जी हिंदी लिख रही हूं मैं साथ साथ। डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड हॉर्मोन्स बिल्कुल बताते हैं। पहला डिफरेंस तो यही है कि जो बहिस्रावी ग्रंथि है वो एंजाइम बनाती है, और एंडोस्रावी ग्रंथि क्या बनाती है? जो अंतस्रावी ग्रंथि है क्या बनाती है? हॉर्मोन्स बनाती है। एंजाइम्स को सीधा ब्लड में नहीं छोड़ा जाता, जबकि हार्मोन सीधा ब्लड में काम करते हैं। हाँ भाई, आंसर आ चुका है। बोलस किसे कहते हैं? तो जब भोजन के साथ, हम जब भोजन खा रहे हैं और इस भोजन के साथ स्लाइवा या फिर किसको मिला दिया जाता है? लार को मिला दिया जाता है, तो ये जो भोजन बनता है उस भोजन को हम क्या कह देते हैं? बोलस कह देते हैं। क्लियर करेंगे, रखेंगे इतनी चीज को। तो यही बात हम यहाँ कर रहे थे कि जैसे ही भोजन में लार मिल जाती है तो उसका पाचन क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। और वो जो अभी भोजन का पाचन पूरा नहीं हुआ है, अभी तो किसका पाचन शुरू हुआ है? कार्बोहाइड्रेट का। अभी तो प्रोटीन का पाचन शुरू होना है, फैट का पाचन शुरू होना है। तो वो भोजन वहां से इस भाग में आता है, और इस भाग को हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप, भोजन नली, या फिर इसी को क्या कहा जाता है? ईसोफेगस कहा जाता है। ठीक है,
अब देखो यहां से आपके सामने सवाल बन जाए, जैसे हम ग्रंथियों की बात कर रहे थे कि ग्रंथि क्या होती है, तो क्या फूड पाइप भोजन नली में कोई ग्रंथि पाई जाती है क्या? जैसे हमने कहा कि मुख में लार या फिर स्लाइवरी ग्लैंड पाई जाती है, तो क्या ओइसोपेगस के अंदर पाई जाती है कोई ग्रंथि? जल्दी बताएंगे। नहीं पाई जाती। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है। फूड पाइप के अंदर कोई भी ग्रंथि नहीं पाई जाती। यानी कि हम यहां से एक बात क्लियर कर सकते हैं, और वो बात क्या हो सकती है कि ओइसोपेगस के अंदर या फूड पाइप में पाचन की क्रिया नहीं चलती। इसका काम इतना ही है कि फूड पाइप क्या करती है कि मुख से जो बोलस बना है उस बोलस को कहां तक लेके जाती है? आमाशय तक लेके जाती है। क्योंकि आपको पता है कि फूड पाइप जब नीचे चलेगी तो हमारा क्या आएगा? स्टमक आएगा, आमाशय आएगा। तो ये मुख गुहा को किससे जोड़ती है? आमाशय से जोड़ती है। अब यहां से देखो एक चीज यही देख लेते हैं अपन, क्योंकि बार बार में मान लो याद आए कि नहीं आए, कि जैसे मान लो कि हमारी ये फूड पाइप है, भोजन नली है, ये फूड पाइप है, इतनी चौड़ी होती नहीं है, लेकिन हम पढ़ने के लिए, अपनी सुविधा के लिए, जैसे हमने इसको बोल दिया कि ये हमारी क्या है? फूड पाइप है, भोजन नली है। अब देखो क्या होता है कि जब हम भोजन खाते हैं, ठीक है, तो भोजन खाते हैं तो क्या होता है कि इसके अंदर कुछ गतियां चलती है, और वो गतियां इस तरीके से चलती है फूड पाइप में, इस तरीके से। अब आपसे सवाल यही बनता है कि भोजन नली में चलने वाली गतियों को कहा जाता है, तो अपन इसको कहते हैं कर्मानुकुंचन, कर्मानुकुंचन गतियां। क्या कहेंगे? कर्मानुकुंचन गतियां। अब आपका सवाल ये भी बन सकता है कि मैडम क्यों, क्या जरूरत पड़ जाती है? ऐसी क्या जरूरत पड़ जाती है कि फूड पाइप में कर्मानुकुंचन गतियों का चलना? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, बिल्कुल सही है। इंग्लिश में अपन कर्मानुकुंचन गतियों को क्या बोलेंगे? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलेंगे। तो ऐसा क्यों होता है कि जैसे हम भोजन ले रहे हैं, अगर वो एकदम से बिल्कुल सीधा आमाशय में जाएगा, हमारा आमाशय भी क्या है? एक जैसे मान लो एक बहुत सॉफ्ट ही तो है ऑर्गन, सॉफ्ट ऑर्गन ही तो है। अब होता क्या है कि अगर सीधा भोजन आमाशय में चला गया तो हो सकता है कि उसकी वॉल क्या हो सकती है? डिस्ट्रॉयड हो सकती है। डायग्राम बनाएंगे, अभी तो मैं केवल आपको ये समझा रही हूँ कि एलिमेंट्री कैनाल कैसे डिवाइड होती है, ग्लैंड्स कैसे डिवाइड होती है। आगे की बात जब अपन एक एक, जैसे मान लो एक एक भाग को समझेंगे, जैसे पहले माउथ पढ़ेंगे तो वो डायग्राम से पढ़ेंगे, फूड पाइप पढ़ेंगे तो वो डायग्राम से पढ़ेंगे, इस तरीके से। तो होता क्या है कि ये भोजन जब हमारे आमाशय तक जाए तो आराम, बिल्कुल धीरे धीरे जाए, तो ये जो पाइप है ये इस तरीके से कर्मानुकुंचन गतियां करती है कि भोजन आया, फिर यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे रुक गया, फिर इसने खोला, फिर भोजन नीचे आया, फिर ये यहाँ पे रुक गया, फिर खोला, फिर भोजन नीचे आया। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो भोजन है वो कहाँ तक जाता है? आमाशय तक जाता है। धीरे धीरे भोजन कहाँ तक जाता है? आमाशय तक जाता है, और फिर आमाशय में भोजन की क्रिया, डाइजेशन की क्रिया क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं, फटाफट फटाफट खाना खा रहे हैं, तो होता क्या है कि ये कर्मानुकुंचन गतियां हैं, ये अपनी दिशा ही भूल जाती है, डायरेक्शन ही भूल जाती है। यानी कि इनकी दिशा क्या होनी चाहिए? हमें पता है कि ये अप से डाउन, ऊपर से किस तरफ आनी चाहिए? नीचे की तरफ आनी चाहिए, तभी तो भोजन ऊपर से कहाँ आएगा? नीचे, यानी कि किस में आ जाएगा? आमाशय में आ जाएगा। लेकिन कई बार जब जल्दी जल्दी खाना खा रहे होते हैं तो होता क्या है कि ये जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है, यानी कि कर्मानुकुंचन गतियां हैं, इनकी दिशा चेंज हो जाती है, डाउन से किस तरफ जाने लग जाती है? ऊपर की तरफ। ठीक है, अब जब ये डाउन से ऊपर की तरफ जाने लग गई तो आपको पता ही है कि जो भोजन हमने खाया है वो वापस आएगा, और एकदम से क्या हो जाती है? वॉमिटिंग हो जाती है, उल्टी हो जाती है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं कर पा रहा, लीवर काम नहीं कर पा रहा, तो उस तरीके से क्या है कि भोजन को एक्सेप्ट नहीं करता डाइजेस्टिव सिस्टम। होता है कई बार कि भोजन में स्मेल आ रही है कि यार नहीं खाना, ठीक है, मन नहीं करता, भूख नहीं लग रही है, उसका रीजन यही है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, अगर एकदम से वॉमिटिंग हो गई कि खाना खाते ही हो गई, खाना खाते खाते ही हो गई, तो उसका तो रीजन यही होता है कि हमारा जो ये कर्मानुकुंचन गतियां हैं उनकी दिशा क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है।
क्लियर है इतना। ये हमारी है फूड पाइप, भोजन नली, और फूड पाइप में क्या चलती है, कर्मानुकुंचन गतियां। ये हमारा दूसरा भाग था किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम में, एलिमेंट्री कैनाल का, जो जिसकी लंबाई 9 मीटर या फिर कितनी होती है, 33 फीट। अब देखो आगे फूड पाइप के बाद में दूसरे नंबर पे हमने फूड पाइप को पढ़ लिया है। अब देखो फूड पाइप के बाद में भोजन किसमें गया, आमाशय में, हम सबको ही पता है, इतना क्लियर है। देखो जैसे हमारा माउथ है, माउथ में भोजन आया, ठीक है, और यहां से इस माउथ वाले भाग से ये क्या जुड़ी होती है हमारी, ओइसोफेगस, यानी फूड पाइप, इसको हमने बोल दिया फूड पाइप, ओइसोफेगस, समझना इस चीज को। और इसके बाद में जस्ट यहाँ पे इस तरीके से हमारा क्या उपस्थित होता है, आमाशय, इस तरीके से। तो भोजन जब यहाँ से बोलस बन के आया है तो ये भोजन सीधा किस में आएगा, आमाशय में आएगा। यानी तीसरे नंबर की यदि हम बात करें कि फूड पाइप के बाद में एलिमेंट्री कैनाल का जो अगला भाग है वो क्या होगा, आमाशय होगा। अगला भाग क्या होगा, आमाशय होगा। आमाशय को हम क्या कहेंगे, स्टमक कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टमक कहेंगे। या फिर इसको देखो जठर, या फिर एक नाम और आता है हिंदी में उदर, उदर नहीं उदर, उदर के नाम से भी जाना जाता है। आमाशय जे आकार की शेप में होता है, और आमाशय या फिर इसको क्या कह सकते हैं, स्टमक, या फिर आप इसको जठर या फिर उदर भी कह सकते हैं। आपको देखो ऑप्शन मिल सकता है कि स्टमक नहीं लिखा हो, आपको उधर भी मिल सकता है, जठर भी मिल सकता है। अगर इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो उसको 100% क्या मिलेगा, स्टमक ही लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको ये दोनों चीजें क्लियर करना, जठर और उदर, ये दोनों चीजें याद रखना। तो एलिमेंट्री कैनाल का तीसरा भाग मुख, मुख से भोजन गया पाइप, फूड पाइप में, और फूड पाइप से किसमें गया, आमाशय में गया। अब देखो यहाँ से आमाशय के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे कि किस तरीके से काम करता है। सबसे ज्यादा जो भोजन है लगभग 3 से 4 घंटे के लिए, हम ज्यादा से ज्यादा मान लेते हैं कि 3 से 4 घंटे के लिए जो भोजन रुकता है, और वो भी कैसा, अस्थायी रूप से। कहाँ रुकता है भाई, आमाशय के अंदर। क्योंकि आमाशय के अंदर किसका पाचन होता है, प्रोटीन का। हमारी जो प्रोटीन है उसका पाचन कहाँ होता है, आमाशय में होता है। क्योंकि प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम भी कहाँ पाए जाते हैं, आमाशय में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना 3 से 4 घंटे के लिए भोजन किस में रुक जाता है, आमाशय में रुक जाता है। और आमाशय में रुकने के कारण सबसे ज्यादा टाइमिंग यही निकलता है। इसके बाद छोटी आंत में जाता है जहां कंप्लीट डाइजेशन होता है, फिर बड़ी आंत में जाता है जहां पे अवशोषण की क्रिया हो जाती है। तो याद रख लेना। अब आपसे सवाल बन सकता है कि भोजन का अस्थायी घर किसे कहते हैं। भोजन का, हाँ गगन जी सही है, लेकिन एक बार आगे बढ़ने तो दो, पहले इतनी चीजें क्लियर कर लो। ठीक है, इतना आगे चले। अब देखो यदि आपको इसकी ग्लैंड पूछ ले कि आमाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, क्योंकि हम ऑर्गन के साथ साथ ही उसकी ग्रंथि पढ़ते जा रहे हैं। एक तो हमने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे हैं साथ साथ, और उसके साथ साथ ही यदि मैं आमाशय की ग्रंथि की बात करूं, यानी आमाशय में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आमाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। विष्णु सेन जी बिल्कुल सही आंसर है। नितिन जी हाँ समझ में आ रहा है, अच्छी बात है भाई। जितेंद्र जी श्लेष्मा, ग्रंथि पूछ रही हूं मैं, आप इतना डीपली कैसे जा रहे हो। म्यूकस, म्यूकस नो। किशन सिंह जी बिल्कुल सही आंसर है, गैस्ट्रिक। वैभव सिंह ने भी सही आंसर दिया है, पाइलोरिक ग्रंथि। हाँ जी, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, सही आंसर दिया है। आमाशय के अंदर जो ग्रंथि पाई जाती है उसका नाम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। आपको क्या याद रखना है नाम, गैस्ट्रिक ग्लैंड, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, जठर ग्रंथि। गैस्ट्रिक ग्लैंड या फिर क्या कह सकते हैं, जठर ग्रंथि, जो कई प्रकार के एंजाइम बनाती है। क्लियर है इतना, चले आगे। देखो जैसे ही हमारा आमाशय कंप्लीट होता है, आमाशय के बाद में आप सबको पता ही है कि चौथा भाग एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा आता है,
चौथा भाग कौन सा है? आमाशय के बाद में हमारी आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि हम इसे क्या कहते हैं? छोटी आंत या शुद्धांत्र के नाम से भी जानते हैं। मैंने इसको लिख दिया छोटी आंत। अब देखो जैसे ही आमाशय में पाचन होता है उसके बाद में जो भोजन है वो कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो तीसरा जो चौथा जो भाग है एलिमेंट्री कैनाल का वो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। एक बार देखो मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देती हूँ। कुछ एक बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मैडम आमाशय पढ़ाओ, मैडम लीवर पढ़ाओ, मैडम ये पढ़ाओ। तो मैंने अभी आपको शुरू में एक चीज बोली थी, एक पॉइंट आपके सामने बोला था कि पहले मैं आपका वो चीज क्लियर कर रही हूँ कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके भाग कौन कौन से हैं, आपको वो पता होना चाहिए। फिर एक एक भाग की हम डिस्कस करेंगे। हम माउथ से शुरू करने वाले हैं। माउथ पढ़ेंगे, फूड पाइप पढ़ेंगे, स्टमक पढ़ेंगे, इसके बाद में हम लीवर पढ़ेंगे, पैनक्रियाज पढ़ेंगे, छोटी आंत पढ़ेंगे, बड़ी आंत पढ़ेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा तसल्ली रखो प्लीज, ओके। प्लेलिस्ट भी बन जाएगी वीडियो की, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन की हम बात कर रहे हैं कि देखो इसका नाम ही छोटी आंत है, जबकि ये बड़ी आंत से क्या होती है? बड़ी होती है, ठीक है। और इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है क्या जो एंजाइम्स बनाती है? जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड किसमें उपस्थित थी? आमाशय में। तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ी होती है आमाशय की तरफ, यानी कि इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम काम करेंगे वो कहाँ से आएंगे? कौन सी ग्रंथियां हैं जो छोटी आंत को एंजाइम देगी? जल्दी से बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं लिख रही हूं, पहला नाम तो कौन सा होता है? लीवर। और लीवर को हम क्या कह देते हैं? यकृत कह देते हैं। और दूसरा नाम क्या होता है? अग्नाशय। और अग्नाशय को हम क्या कह सकते हैं? पैनक्रियाज कह सकते हैं। ये दोनों ही ग्लैंड अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छोटी आंत को एंजाइम पहुंचाने के लिए दो ग्रंथियां उपस्थित होती है। एक तो होती है लीवर, जिसे आप क्या कह सकते हैं? यकृत कह सकते हैं। और एक होता है अग्नाशय, जिसे आप क्या कह सकते हैं? पैनक्रियाज। आप सबको पता होगा। अब देखो मैं आपसे यहाँ पूछूं कि मैंने जितनी भी आपको ये ग्लैंड्स के नाम बताए हैं, पहले मैंने सलाइवरी लिखा, ठीक है, फिर मैंने क्या लिखा? गैस्ट्रिक ग्लैंड लिखा, फिर मैंने आपके सामने लीवर लिखा, फिर मैंने आपके सामने अग्नाशय लिखा। तो आप सबको क्या पता है कि हमें पता है कि जो ग्लैंड्स है, ग्रंथियां हैं, वो कितने प्रकार की होती है? बेसिकली दो प्रकार की होती है। तीसरी का हम थोड़ा सा, एक ग्रंथि है जिसे अपन मिक्स्ड ग्लैंड कह देते हैं। जैसे थोड़ा बेसिक क्लियर कर देती हूँ मैं। हमारी जो ग्लैंड्स है ये दो प्रकार की होती है। एक को आप क्या कहेंगे? एक्सोक्राइन, क्योंकि आपको पता होना जरूरी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और दूसरी जैसे मैंने आपके सामने लिख दी एंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरी को आप क्या कहेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड। अब कहोगे मैडम हिंदी में लिखो, तो एक्सो का मतलब होता है भाई बही, तो ये हो गई बहिस्रावी ग्रंथि। क्या होगी? बहिस्रावी ग्रंथि। और इसे हम क्या कहेंगे? एंडो का मीन्स क्या है? अंत। तो अभी हम इसको क्या कह देंगे? अंतःस्रावी ग्रंथि। देखो आप एंड तक जुड़े रहा करो ताकि दूसरी क्लास आपको क्या आ सके? समझ में आ सके। और शेयर कर दिया करो भाई, जब आपको बोल रखा है लाइक और शेयर करते रहा करो। अब देखो इसके बाद में हमारी जो तीसरी ग्लैंड आती है वो कौन सी आती है? मिक्स्ड ग्लैंड। और मिक्स्ड ग्लैंड को आप क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि। यानी हमारी ग्रंथि बेसिकली तीन प्रकार की हो गई, एक्सोक्राइन हो गई, एंडोक्राइन हो गई, और एक क्या आ गई? मिक्स्ड ग्लैंड आ गई। अब देखो बहिस्रावी जो ग्रंथि है, ये ऐसी ग्रंथियां बहिस्रावी, जितने भी अभी हमने ग्रंथि लिखी है, लीवर लिखी है, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड रखी है, गैस्ट्रिक लिखी है, अग्नाशय तो देखो बहिस्रावी में भी आती है, अंतःस्रावी में भी आती है, और इसी अग्नाशय को कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि। तो मिश्रित ग्रंथि का एक एग्जाम्पल तो आप हमेशा याद रखते हैं, वो कौन सा होता है? अग्नाशय। क्लियर है इतना? तो बहिस्रावी और अंतःस्रावी में अंतर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है ये। तो देखो बात क्या है कि जितनी भी हमारी बहिस्रावी ग्रंथि है, ये सारी की सारी बहिस्रावी ग्रंथि जो पदार्थ स्राव करेगी, जो बनाएगी, उसे हम क्या कहेंगे? एंजाइम कहेंगे। क्या कहेंगे?
एंजाइम कहेंगे। मान लो आपको ऑप्शन में मिल जाए लीवर, गैस्ट्रिक, स्लाइवरी और पीयूष, पिट्यूटरी ग्लैंड, और आपसे क्या पूछ लिया गया, आपसे क्या पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सा भिन्न है, कौन सा विषम है, तो आप क्या कहेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। क्यों अलग है, कारण क्या है उसका, क्योंकि वो हार्मोन्स बना रही है, और ये सारी की सारी ग्रंथियां क्या बनाती है, एंजाइम। यानी कि जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है ये सारी की सारी क्या बनाती है, हार्मोन्स बनाती है। क्या बनाती है, हार्मोन्स। अब देखो इन ग्रंथियों को एंजाइम ब्लड में छोड़ने के लिए ट्यूब की जरूरत पड़ती है, ट्यूब, ठीक है, ट्यूब की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इसको अपन क्या कहते हैं कि ट्यूब, ऐसी ग्लैंड जिसमें क्या पाई जाती है, ट्यूब्स पाई जाती है, डक्ट पाई जाती है, डक्ट, ठीक है। तो डक्ट वाली ग्लैंड किसको कह देते हैं, एंडोक्राइन को। और अब सवाल देखो पूछा भी गया है बार बार में कि डक्टलेस ग्लैंड किसे कहते हैं, ऐसी ग्रंथियां जिसमें डक्ट नहीं पाई जाती, वो कौन सी होती है, एंडोक्राइन। क्यों, क्यों भाई, क्योंकि ये अपना ब्लड, सॉरी, अपना जो हार्मोन्स है ये सीधा किस में छोड़ती है, ब्लड में छोड़ती है। किशन सिंह जी क्या बोल रहे हो, मिस्यू सुशांत राजपूत, वो तो सभी मिस कर रहे हैं, एक बार आप ध्यान दे लो। उसके बाद तो देखो सबको ही हर्ट हुआ है उस चीज से। तो देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होगी कि जिनमें क्या पाई जाती है, डक्ट पाई जाती है, नलिका युक्त ग्रंथि जो किसका सिक्रेशन करती है, एंजाइमों का, ठीक है। इसके बाद में देखो एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि जो डक्टलेस होती है, नलिका विहीन, क्या है, नलिका विहीन ग्रंथि। और ये नलिका विहीन ग्रंथि क्या छोड़ती है भाई, हार्मोन से छोड़ती है, जो सीधा किस में छोड़ सकती है, ब्लड में छोड़ सकती है। क्लियर है इतना, चले आगे। और मिक्स्ड ग्लैंड किसे कहेंगे, वो ग्रंथि जो एंजाइम भी बना सकती है और वो ही ग्रंथि जो हार्मोन्स भी बना सकती है। चलो आगे चलते हैं। ये हमने थोड़ा सा ग्रंथियों के बारे में समझ लिया। हमने स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर ली, छोटी आंत की। एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा भाग था भाई, पांचवा भाग था, चौथा था, चौथा। लास्ट जो भाग है वो हमारा कौन सा आता है, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बेसिक आपको एक बार पता चल जाए कि चीजें क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। छोटी आंत, सॉरी, लार्ज इंटेस्टाइन, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, बड़ी आंत, वृद्धांत, बड़ी आंत। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन कहने में ही बड़ी है लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या है, छोटी है। क्या लार्ज इंटेस्टाइन में कोई ग्लैंड जुड़ी होती है क्या, लार्ज इंटेस्टाइन में होती है कोई ग्रंथि, यहाँ पे भी होती है क्या, 7 मीटर स्मॉल इंटेस्टाइन की, 7 से 7.5 मीटर होती है। इसकी होती है 2.5 मीटर लार्ज इंटेस्टाइन की। चलो, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत के साथ कोई भी ग्लैंड नहीं जुड़ी होती, क्योंकि आप सबको पता है कि बड़ी आंत में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, यानी हम क्या कह सकते हैं, अवशोषण। क्या होता है, अवशोषण। और खास तौर पे जो जल है, H2O का जो अवशोषण है वो कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। क्योंकि आपने एक चीज सुनी होगी कि यदि देखो 2 तरीके के रोग हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन का नाम सुना होगा, वाटर की क्या आ जाती है, बॉडी में कमी आ जाती है। तो धीरे धीरे क्या है कि जब बड़ी आंत जल का अवशोषण कम करने लग जाती है, किसका अवशोषण, जल का अवशोषण कम करने लग जाती है, तो बॉडी में हो जाती है डिहाइड्रेशन, यानी पानी की कमी आने लग जाती है, ठीक है। और इसके बाद में यदि वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होने लग गया, कि जल का अवशोषण ज्यादा होने लग गया, तो क्या होगा, कब्ज जैसी सिचुएशंस देखने को मिल जाएगी। तो दोनों के दोनों जो डिजीज है, कब्ज हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो उसमें इफेक्टिव जो ऑर्गन है किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो कौन सा हो रहा है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर है क्या इतना? हाँ जी, ये फ्री क्लास चल रही है, पहले 6 क्लासें हो चुकी है ब्लड सर्कुलेशन की। टाइमिंग है 2 से 3। यूरिन का अवशोषण थोड़ी होता है, यूरिन से जल का अवशोषण की बात करो।
ओके। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, कोई ग्लैंड नहीं जुड़ी होती क्योंकि ये अवशोषण का काम करती है, और अवशोषण किसका होता है? जल का अवशोषण होता है, और सबसे ज्यादा जो जल का अवशोषण है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। और यदि कम हो गया, जल का अवशोषण कम होने लग गया, तो पानी की क्या आने लग जाएगी? कमी आने लग जाएगी। और जल का अवशोषण यदि ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? कब्ज जैसी सिचुएशंस देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद में क्या होता है कि लास्ट जो भाग होता है एनएस होता है, जहां से जो पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ है, उनको बॉडी से बाहर क्या कर दिया जाता है? एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ये चीजें मैंने आपको पढ़ाई इसीलिए क्योंकि अब मैं एक एक भाग लेने वाली हूं, और आपको क्या करना है मेरे साथ साथ। अब देखो मैंने पीछे आपको पढ़ा दिया है, अब फिर से यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो आप ये नहीं बोलेंगे कि मैडम आप क्वेश्चन बहुत कर रहे हो। ठीक है? इतना भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में जाके होता है। चलो आगे। अब देखो हम हमारी आहार नाल का, एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल का हम पहला भाग लेते हैं, और पहले भाग का नाम मैंने आपके सामने लिखा मुख। माउथ की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? मुख यानी कि माउथ की। इंपॉर्टेंट भाग है और बस ध्यान से देखते जाना। हम मुख की बात करेंगे, माउथ की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो आप सबको पता है कि भोजन की जो पाचन की क्रिया है, भोजन के पाचन की क्रिया सबसे पहले कहां से शुरू हो जाती है? हमारे मुख से, माउथ से। और उस भोजन का कौन सा अवयव सबसे पहले पाचन में भाग लेता है? वो कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च बोल सकते हैं, या फिर आप इसको शुगर भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको ग्लूकोज भी बोल सकते हैं। ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है सबसे पहले कहाँ शुरू हो जाता है? मुख में। तो अगर आपसे सवाल बन जाए, बच्चों वाला सवाल बनता है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, तो आप क्या कहेंगे? मुख से शुरू हो जाता है। और मुख के में बक्कल केविटी है, अपनी ओरल केविटी है, माउथ केविटी है, कई प्रकार की केविटीज के नाम हमने पीछे पढ़े हैं। अब देखो मुख के अंदर होता क्या है कि भोजन का जो पाचन है वो दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होगा? दो प्रकार से। अब वो दो प्रकार कौन से हैं? दो प्रकार वो हैं, देखो हमारी बॉडी की बात चल रही है तो थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ो, क्योंकि चीजें हमें पता होनी चाहिए। पूछ ही लिया जाए तो, मान लो आपसे पूछ लिया कि बताओ आपके लीवर कहाँ है, आपसे पूछ लिया गया कि किडनी कहाँ उपस्थित होती है, तो आप क्या करेंगे? सोचने बैठ जाएंगे। पता होना चाहिए, हमारी बॉडी का तो कम से कम पता होना चाहिए। जिस शरीर को लेकर हम घूम रहे हैं उसका तो पता हो कि कौन कौन से अंग पाए जा रहे हैं, किस अंग का क्या काम होता है, इस तरीके से। ठीक है? हमारे मुख में पाचन दो प्रकार से होता है। ठीक है? एक को तो हम कह सकते हैं यहाँ पे भौतिक रूप से, और एक को हम कह सकते हैं केमिकल डाइजेशन यानी रासायनिक पाचन। केमिकल डाइजेशन यानी कि आप क्या बोल सकते हो? रासायनिक पाचन। अब इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले क्या किया जाएगा? यहाँ पे इस भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाएगा। भोजन को क्या किया जाएगा? छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाएगा। और वो तोड़ने का जो काम है ये कौन करता है? हमारे दांत करते हैं, टीथ करते हैं। इसका मतलब इस पाचन के लिए हमें दो भाग पढ़ने पड़ेंगे माउथ में। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? दांत के बारे में, और उसके बाद में हम टंग या फिर किसके बारे में पढ़ेंगे? जीभ के बारे में। क्लियर है? और उसके बाद यदि केमिकल डाइजेशन की बात करें तो यानी यहाँ पे कोई ना कोई केमिकल काम में आएगा, और वो जो केमिकल है वो क्या होता है? यहाँ पे हमारे एंजाइम्स, यानी लार में जो एंजाइम है वो क्या करेंगे? यहाँ पे फिर से रासायनिक पाचन करेंगे। तो सबसे पहले यदि यहाँ पे हम बात करेंगे तो किसकी करेंगे? दांतों के बारे में करेंगे कि दांत क्या होते हैं। तो देखो इंपॉर्टेंट सवाल बनता है दांतों से भी। तो देखो हमारे दांत, टीथ क्या है? दांतों के बारे में देखो, यहां से एक सवाल तो मैं आज बता ही देती हूं कि
जो मनुष्य है उसमें दांत कितनी बार आते हैं? 2 बार, 2 टाइम्स। कितनी बार के लिए आते हैं? 2 बार के लिए आते हैं। इसीलिए क्या है कि इसको हम 2 भागों में बांट लेते हैं। कुछ दांत तो ऐसे होते हैं जिसको हम कह देते हैं मिल्क टीथ, यानी कि दूध के दांत, दूध के दांत, मिल्क टीथ, दूध के दांत। और कुछ दांतों को हम परमानेंट, यानी कि क्या कह सकते हैं? स्थायी दांत, परमानेंट या फिर स्थायी दांत। अब देखो हमारे अंदर जो टोटल दांत है वो होते कितने हैं? 32 होते हैं। अब आपसे सवाल क्या बनेगा कि इन 32 में से कितने दांत तो ऐसे होते हैं जिसको हम मिल्क टीथ कह सकते हैं या फिर अस्थायी दांत भी कह सकते हैं, और कितने दांत ऐसे हैं जिसको हम स्थायी दांत कह सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं? परमानेंट टीथ कह सकते हैं। 32 में से तो मैं बता देती हूँ कि नंबर आपको याद रखना है 20 यानी बच्चों की बात कर ले अपन तो बच्चों में जो दांतों की संख्या है या फिर मिल्क टीथ है वो कितने होते हैं? 20 होते हैं। और जो स्थायी दांत है, अब देखो परमानेंट टीथ पूछेगा, 2 सवाल यहाँ से बनेंगे, कंफ्यूज करवा देंगे। पहला तो क्या बन जाएगा कि जो हमारे परमानेंट टीथ है उनकी संख्या कितनी है, या फिर ऐसे कितने दांत हैं जो 2 बार आते हैं। तो 2 बार कौन से आएंगे? जो अस्थायी है, कितने? 20। एक बार कितने आएंगे? 32 माइनस 20 कितने बचे? 12। यानी स्थायी दांतों की संख्या बात करें तो 20 हो गए जो 2 बार आएंगे, फिर एक बार कौन से आएंगे? 12 जो स्थायी हैं, यानी संख्या कितनी हो गई? 32 हो गई। ठीक है। अब ये जो 32 दांत है ये भी 4 प्रकार के होते हैं हमारे बक्कल केविटी के अंदर। कौन कौन से? जैसे मैक्सिबुलर हो गए, मैंडिबुलर में इंसाइजर, केनाइन हो गए, प्री मोलर हो गए, मोलर हो गए। इन सब की बात हम कल की क्लास में करेंगे। तो आप इस चीज को एक बार थोड़ा सा पढ़ के आना कि इंसीजर क्या होते हैं, केनाइंस क्या होते हैं, प्रीमोलर्स क्या होते हैं, मोलर्स क्या होते हैं। ठीक है।